कोविड स्वास्थ्य सहायकों का हल्ला बोल जारी। कोविड स्वास्थ्य सहायक पीसीसी पहुंच चुके हैं। पुलिस ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों को रोका है और ऐसा पहले भी हो चुका है। जब पीसीसी में जनसुनवाई चल रही होती है तो कोविड स्वास्थ्य सहायक वहां पर पहुंचते हैं। हंगामे की खबरें पहले भी और आज एक बार फिर से पीसीसी से हंगामे की खबरें, जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए, जननेता से मिलने के लिए, लेकिन यहां पर पुलिस उन्हें रोक रही है और इसी को लेकर एक बार फिर से पीसीसी दफ्तर के बाहर हंगामा। पीसीसी दफ्तर के बाहर जहां पर पुलिस ने कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएचए को रोका है। इससे पहले भी पीसीसी में जब जनसुनवाई हो रही थी, सीएचए वहां पर अपनी बात रखने के लिए पहुंचे थे, हंगामा हुआ था, पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला था और एक बार फिर पीसीसी दफ्तर पहुंचे हैं सीएचए। एक बार फिर पुलिस ने उनको रोका है और पीसीसी के बाहर हंगामे की खबरें। सीएचए इस वक्त पीसीसी दफ्तर के बाहर जहां पर हंगामे की खबर मिल रही है। अंदर जाने से रोका गया। पीसीसी में जनसुनवाई के लिए विधायक और कैबिनेट मंत्री पहुंचते हैं और इससे पहले भी सीएचए पीसीसी दफ्तर पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। एक बार फिर से पहुंचे आज पीसीसी दफ्तर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश के साथ। दिनेश, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि पीसीसी दफ्तर में जनसुनवाई के दौरान सीएचए पहुंचे हैं, पुलिस ने उन्हें उस समय भी निकाला था। एक बार फिर जो है वो पीसीसी दफ्तर सीएचए पहुंच चुके हैं। आज वहां पर किससे बात करने के लिए ये पहुंचे हैं? क्या उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई है? सबसे पहले तो मैं अपडेट कर दूं कि अभी जो है वो संविदा नरसेज भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले संविदा जो सीएचए अभ्यर्थी है वो पहुंचे थे, लेकिन वो कुछ देर यहाँ पर खड़े होकर इधर उधर हो गए। लेकिन अभी संविदा नरसेज जो है वो पहुंचे हैं। तकरीबन 2 दर्जन अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर, क्योंकि इन्हें 50 मीटर दूर ही रोक दिया गया है, तो अब ये यहाँ पर नारेबाजी कर विरोध अपना जाहिर कर रहे हैं। पीसीसी में अंदर जाने की इजाजत नहीं दी है। इस बार कुछ ज्यादा एहतियात बरती जा रही है, वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि लगातार सीएचए अभ्यर्थियों ने पहुंचकर हंगामा किया था, तो इस बार ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। आज दोनों तरफ जो है पीसीसी के वो बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं जनसुनवाई में, उनसे प्रयोजन पूछकर ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। तो जैसे ही ये संविदा नरसेज यहाँ पर पहुंचे, इन्हें यहाँ पर रोक दिया गया दूर ही, और अब ये लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ देर में इन लोगों का 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल जो है वो अंदर भेजा जा सकता है। सीएचए अभ्यर्थी भी इससे पहले पहुंचे थे, तकरीबन 1 दर्जन संख्या में थे, लेकिन वो यहाँ पर शांति से खड़े रहे। उन्होंने भी, पुलिस ने ये कहा कि आपके 5 अभ्यर्थियों को जो है वो भेजा जा सकता है अंदर, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं हुए और अब बताया ये जा रहा है कि कुछ देर में वापस सीएचए अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचेंगे और ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचकर अपना विरोध जो है वो जाहिर कर सकते हैं। आज पीसीसी में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जनसुनवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही गोविंद राम मेघवाल जो आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हैं वो जनसुनवाई कर रहे हैं। तो क्योंकि चिकित्सा से जुड़ा हुआ मामला है और ये जो दोनों संगठन जो पहुंचे हैं, सीएचए और संविदा नरसेज, ये दोनों चिकित्सा से जुड़ा हुआ मामला है, तो आज जब इन्हें पता चला है कि चिकित्सा मंत्री खुद जनसुनवाई करने वाले हैं, तो ये संगठित होकर यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन पुलिस ने जो है वो इन्हें दूर रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और एहतियात जो है वो एक्स्ट्रा आज बरती जा रही है। तो पुलिस जो है वो आज देखिए अंदर जो है पीसीसी के अंदर जनसुनवाई वो वहां भी जो है आज
संख्या कम है फरियादियों की, वो इसीलिए क्योंकि पुलिस ने दूर ही जो है बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं। तो कई लोग जो जनसुनवाई के लिए अपनी फरियाद लेकर पहुंचे होंगे तो वो इस तरह का माहौल देखकर संभवतः लौट गए होंगे। तो आज जो है पीसीसी के अंदर भी लोगों की संख्या कम है, तो जनसुनवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन अगर इस तरीके से लोगों को जो अपनी पीड़ा सुनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, अगर उन्हें ही इस तरीके से रोका जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, तो आखिर किस तरीके से ये जनसुनवाई आगे बढ़ेगी, ये भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं। आसिफ, तो फिलहाल यहाँ पर संविदा नरसेज जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल इनसे बातचीत कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि 5 लोग जो है वो तैयार हो और 5 लोगों को जो है वो अंदर यहाँ से भेजा जा सके ताकि ये अपनी बात रख सके। लेकिन ये लोग जो है फिलहाल ये चाहते हैं कि सभी लोग, जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, और सभी लोगों को अंदर अलाउ किया जाए, जिसकी परमिशन पुलिस द्वारा नहीं दी जा रही है। आशीष, दिनेश, आपने बताया कि 5 लोगों का एक दल बनाया जाएगा जो अंदर जाकर जनसुनवाई में मिल सकेगा, अपनी बात रख सकेगा। क्या उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तय किया गया, या अभी भी हंगामा जारी है? फिलहाल तो हंगामा जारी है, नारेबाजी जो है वो संविदा नरसेज कर रहे हैं और अभी तक जो है इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि 5 लोग जो है वो अंदर अलाउ किए जाए। बार बार ये प्रस्ताव रखा जा रहा है पुलिस की ओर से कि सभी लोगों को एक साथ अंदर अलाउ नहीं किया जा सकता, 5 लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये लोग इस पर तैयार नहीं है। कुछ महिला संविदा नरसेज भी यहाँ पर है और नारेबाजी जो है वो लगातार की जा रही है। दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रसन्नता जताई। कटारिया ने कहा कि तिवाड़ी राजनीति में मुझसे भी ज्यादा सीनियर है, पार्टी के लिए उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है। बीच में किसी कारण से वो पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर से वो पार्टी में आ गए। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में अपना उम्मीदवार बनाया, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। घनश्याम तिवाड़ी को बीजेपी ने राज्यसभा का टिकट दिया है। वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उनकी उम्मीदवारी पर क्या कहते हैं, ये बात करते हैं। कटारिया साहब, घनश्याम तिवाड़ी जी को पार्टी ने छप्पर फाड़ कर दिया है, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया उन्हें, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, घनश्याम तिवारी जी राजनीति में मुझसे भी पहला है। मैं तो 77 में इमरजेंसी के बाद आया। वो मुझसे पहले ही जनसंघ के जमाने में भी युवा मोर्चे में काम करते थे। लंबे समय तक काम किया उन्होंने, पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया है और मैं सोचता हूँ मंत्रिमंडल में भी रहे, कई बार विधायक भी रहे। तो उनकी पार्टी से और विचारधारा से संबंध में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। पिछली बार उन्होंने किसी नाराजगी से पार्टी जरूर छोड़ी और पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाकर कुछ प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास वैसे ही हुए जैसे उमा जी ने किया और वापस उनको भी लगा कि घर लौटने में फायदा है। कल्याण सिंह जी ने भी प्रयत्न किया, उन्होंने सोचा भी इस पार्टी में कम से कम व्यक्तिवादी नहीं चल पाता है। तो घनश्याम जी को भी एहसास हुआ और उन्होंने इस बात की गलती महसूस की और पार्टी से उन्होंने अपनी सदस्यता जोड़ने का प्रयास किया और जोड़ने के बाद पार्टी ने उन पर विचार किया है। वो हमारी पार्टी के कैंडिडेट है और एक अच्छे पुराने कार्यकर्ता हैं, इसमें तो किसी को दो राय हो ही नहीं सकती। जिन कारणों से तिवाड़ी जी ने पार्टी छोड़ी थी, क्या अब वो चीजें दुरुस्त होती हुई दिख रही हैं आपको, या पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाकर के एक कड़ा संदेश दे दिया है कुछ नेताओं को? देखो, मैं सोचता हूँ हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बाहर से भी कई अच्छे अच्छे लोग ढूंढ करके लाते हैं और पार्टी को ताकत देने का और सर्वव्यापी बनाने का भी प्रयास करते हैं। और केरल जैसी जगह पर भी वहाँ के किसी उम्मीदवार को हम यहाँ मंत्रिमंडल में भी स्थान देते हैं और राजस्थान से राज्यसभा से भी भेजते हैं। इसका मतलब ये कि पार्टी का फैलाव मजबूत से मजबूत हो। तो ये तो घर के ही आदमी हैं, जब बाहर के व्यक्ति को भी ला करके हम पार्टी में समाहित करते हैं और ये सोचते हैं कि उससे हमारा घेरा बढ़े, तो मैं सोचता हूँ कोई इसमें गलत तो नहीं है निश्चित रूप से। और एक आदमी ये महसूस करता है कि मैंने गलती की है और भटका हुआ वापस अगर अपने आता है, तो आखिर वर्षों से बचपन से लेकर जिस विचारधारा के लिए चले, समय दिया, शक्ति दी है, पूरा जवानी दी है, तो उस व्यक्ति के द्वारा पार्टी को किसी प्रकार की हानि होने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि उसकी पार्टी को ताकत मिलेगी। वसुंधरा जी से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और सबसे पहले बताया जाता है कि वसुंधरा जी ने उनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी। इसे आप कैसा मानते हैं? इसके बारे में तो वसुंधरा जी बता सकती, मैं तो नहीं बता सकता हूँ।
वह सामान्यतः हम सब लोगों का स्वभाव है, पार्टी जिसको अधिकृत उम्मीदवार बनाते हैं वो पार्टी का उम्मीदवार होता है, गुलाबचंद का उम्मीदवार नहीं, वसुंधरा जी का उम्मीदवार नहीं होता है। क्या लगता है पार्टी कितनी मजबूत होगी घनश्याम जी के राज्यसभा जाने से? अब ये तो उनके काम पे निर्भर करेगा कि वो कितनी समय शक्ति दे करके, लेकिन एक अति प्राचीन और पुराना और विचारधारा से जुड़ा हुआ, बचपन में जिसने संघ को समझा और संघ के साथ जुड़ा है और विचारधारा के लिए ही इस रास्ते पर बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की विचारधारा देश बनाने की है, हम किसी व्यक्ति के पीछे चलते नहीं हैं। तो इस कारण से मैं सोचता हूँ निश्चित रूप पार्टी को लाभ मिलेगा। घनश्याम जी को उम्मीदवार बना करके पार्टी आलाकमान ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? मैं सोचता हूँ कि उन्होंने उनको काम देकर के काम को बढ़ाने के लिए उपयोगी मानते हुए किया होगा और उससे लाभ मिलेगा पार्टी को, ये सोच करके केंद्रीय नेतृत्व ने और जो हमारे लोग हैं उन्होंने डिस्कशन करके निर्णय किया है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। जो नेता घनश्याम जी का विरोध करते रहे उनके लिए क्या मायने हैं इस उम्मीदवारी के? देखो, विरोध करने का कोई अर्थ नहीं है। जो आदमी अगर बाहर गया और गलती स्वीकार करके पार्टी में आ गया और आपने जब उसको ले लिया, उसके बाद चीचा लेदर करने का अधिकार किसको है? अब भविष्य में बीजेपी किस तरह की पार्टी बनती हुई दिख रही राजस्थान में अब आगे? देखो, मैं सोचता हूँ कांग्रेस ने तीनों बाहर से ला करके राजस्थान के एमएलए के ऊपर जो थोपा है, मैं सोचता हूँ अगर कांग्रेस का एमएलए राजस्थान का हित का एक कोने में भी अगर अंदर कहीं है उसका विचार, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का घटियापन और सारे के सारे कैंडिडेट बाहर से उतार कर राजस्थान के अहित पर चोट करना, अगर वो कांग्रेस का एमएलए होता है तो भी उसके मन में इस बात का दर्द जरूर होगा। जो पार्टी का दूसरा उम्मीदवार होगा वो तो स्थानीय होगा, क्या पार्टी के सिंबल पर लड़ाएंगे या उसे सिंबल नहीं दे करके और पार्टी दूसरे जो वोट है उनको लाने की कोशिश करेगी अपने पाले में? ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। सामान्यतः हम लोग जो है ना ऐसे प्रयोग कई बार करते रहे हैं। जब हमारे पास वोटों की गिनती इतनी नहीं होती है कि शोर जीतने की हो, तो हम कई बार अपना खड़ा करके दूसरे से लेने का प्रयास करते हैं। कई बार हो सकता है कि हम दूसरे वोटों को कैप्चर करने के लिए और कोई स्ट्रेटेजी आवश्यक होती है तो वो भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्यतः हम अपने सिंबल पे ही लड़ाते हैं। लेकिन इस बार यानी कि कल जब नॉमिनेशन होगा तो सिंबल बीजेपी का होगा या आप निर्दलीय लड़ा देंगे? इसका सिंबल देने का अधिकार मेरा नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है। उनके अधिकार के वो पालना करेंगे, उसकी हम उनकी पालना करने का काम हमारा होगा। फिर भी ये उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि ये तो प्रदेश नेतृत्व को और आपको ही तय करना है मिल करके, क्योंकि जो शोर है सीट उसके लिए उम्मीदवार आ गया, बाकी के आपको 11 लोग जुटाने हैं, उसके लिए तो सारी रणनीति आप ही को बनानी है। देखो, हम अकेले नहीं बना सकते क्योंकि ये एक्स्ट्रा वोट लेना है तो निश्चित रूप से इसमें केंद्र की भी सहमति और उसकी राय का भी महत्व होता है और हम सब लोग भी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हम ये जो एक्स्ट्रा 11 वोट है ये ज्यादा से ज्यादा लेने में किससे द्वारा समर्थ हो सकते हैं वो प्रयास करेंगे। तो लगता क्या है आपको, ये क्या दूसरी सीट भी आप जीते हुए दिख रहे हैं? आपको संभावना लग रही है इस बात की? देखो, कांग्रेस ने जो 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं, इसलिए कांग्रेस के अंदर ही अंदर के जो दर्द और महसूस कर रहे हैं और कुछ बोलने भी लगे हैं, निश्चित रूप से हमको पहले से ज्यादा आसानी होगी इन वोटों को लेने में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो कह रहे हैं कि दूसरा उम्मीदवार लड़ाएंगे, लेकिन अभी जो है किस तरह से उसकी उम्मीदवारी होगी, वो पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा या निर्दलीय को समर्थन करेंगे। फिलहाल रणनीति बनाने की पार्टी जो है चर्चा का पार्टी रणनीति बना रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर जब कल नॉमिनेशन भरे जाएंगे तो सबसे पहले तो निगाह इसी बात पर होगी कि आखिर दूसरा उम्मीदवार पार्टी का कौन होता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। घनश्याम तिवाड़ी की उम्मीदवारी पर बोले राजेंद्र राठौड़, पार्टी आलाकमान का फैसला स्वागत योग्य। इमरजेंसी में उन्होंने यातनाएं झेली हैं, वो विचारधारा के प्रति हमेशा अडिग रहे। जनसंघ और भाजपा की मजबूती के लिए उन्होंने काम किया है। निश्चित तौर पर घनश्याम तिवाड़ी जी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण से लेकर वो अपने जीवन के अंदर इस एक विचार के साथ पार्टी में लगातार काम करते रहे। बीच में भटकाव आया, कई बार समय काल परिस्थिति से आ जाता है, परंतु जितनी यातना घनश्याम जी ने आपातकाल के दौरान झेली और जिस अडिगता से उस सारे कालखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की मजबूती के लिए काम करते रहे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो घनश्याम तिवाड़ी जी को टिकट मिलना आलाकमान का फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है।
उनके जितना संसदीय ज्ञान राजस्थान में किसी दूसरे नेता के पास नहीं है। राजस्थान की सक्षमता के साथ पैरवाई वो करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है और मैंने उन्हें ढेरों सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। और अब बात करेंगे आग के तांडव की, जहां प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। पहली तस्वीर अजमेर से कि अजमेर में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। दूसरी तस्वीर जोधपुर से, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में अचानक आग लग गई, जिससे कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए। दो जगह से आग की तस्वीरें, एक जगह लकड़ी के गोदाम में आग अजमेर में और दूसरी तरफ एक विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में आग लगी, जिसमें रखे हुए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें जलकर राख हो गई। तेज धूप और गर्मी के बीच राहत भरी खबर यह है कि 3 जून को केरल आने वाले मानसून ने रविवार को ही केरल में प्रवेश कर लिया है। इससे मानसून के राजस्थान में भी जल्द आने की उम्मीदें बढ़ गई है। राजस्थान में अमूमन मानसून 20 से 25 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार इसके तय समय से पहले आने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्री मानसून एक्टिविटीज भी जल्द शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में 10 जून से लेकर 15 जून के आसपास प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो जाती है और 17 जून के बाद कभी भी मानसून प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि भरतपुर संभाग के जिलों में आज छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे का मेघ गर्जन होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से यह भी बताया गया है कि बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में अगले 3 दिनों में तेज धूल भरी हवाएं चल सकती है। हालांकि इस दौरान पारे में मामूली गिरावट देखने को मिलेगी और लोगों को हीट वेव का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कोटा दौरा। पीएम मोदी से वीसी के जरिए जुड़ेंगे बच्चे। पीएम चाइल्ड केयर्स प्रोग्राम में पीएम से रूबरू होंगे बच्चे। बच्चों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोटा कलेक्ट्रेट में ये वीसी हो रही है। मंत्री कैलाश चौधरी भी वीसी में मौजूद हैं। तो मंत्री कैलाश चौधरी इस वीसी में। कोटा से ये तस्वीरें जहां कलेक्ट्रेट में बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस समय जुड़ रहे हैं। और पीएम की वीसी में जुड़े गजेंद्र सिंह शेखावत। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की सुविधाओं को लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंसिंग में गजेंद्र सिंह शेखावत भी जुड़े हुए हैं। जोधपुर कलेक्ट्रेट परिसर में एनआईसी से जुड़े शेखावत, कुछ बच्चे भी शेखावत के साथ सभागार में योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कैलाश चौधरी के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की सुविधाओं को लेकर यह वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है। जयपुर के खजाना महल में रखे जेमस्टोन अब आप देख सकेंगे। जून के दूसरे सप्ताह में म्यूजियम पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। करीब 3 एकड़ में बने म्यूजियम में सैलानी देश दुनिया के 400 तरह के 20,000 से ज्यादा और 100 साल से अधिक पुराने नायाब और बेशकीमती जेमस्टोन देखेंगे। से जो जितनी भी चीज़ें बनती हैं सब यहाँ देखने को मिलेंगी। और लाइक जैसे अगर आप देखेंगे तो एस्टेरॉइड की बात करेंगे, हमने सुना ही है कि उल्का पिंड, लेकिन वो देखा कभी नहीं है, वो देखने को मिलेगा आपको। अलग अलग तरह के डायमंड्स देखने को मिलेंगे आपको, फॉसिल्स देखने को मिलेंगे आपको, जिनकी उम्र 3-3 हज़ार साल है जिनकी उम्र। शार्प टीथ आपको देखने को मिलेगा आपको। 16 श्रृंगार की जैसे मैं बात करूँ, हमने सुना ही है कि 16 श्रृंगार होता क्या है, बट वो 16 श्रृंगार में किस तरह के आभूषण या किस तरह की ज्वेलरी पहनी जाती है, वो पहली बार आपको अपनी आंखों से देखने को मिलेगी जी। दुनिया की सबसे बड़ी रिंग हम लोगों ने बनाई है, जिसका वजन तकरीबन 111 किलो का वजन है। 4 किलोमीटर का 4 फीट का डायमीटर है उसका, और कई तरह के स्टोन्स और गोल्ड का वर्क इसमें यूज़ किया है। इसकी इंडियन टूरिस्ट के लिए 500 रुपये फीस रखी है हम लोगों ने, और फॉरेन टूरिस्ट के लिए इसके लिए 1500 रुपये फीस है इसकी। बीकानेर में 3 बच्चों की मौत हो गई। खेत में बनी डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। डिग्गी में ये नहाने के लिए पहुंचे थे। पुगल थाना क्षेत्र के भानीपुरा की एक घटना बताई जा रही है।
तो बीकानेर में एक खेत में बनी डिग्गी में बच्चे नहाने के लिए पहुंचे थे। तीनों ही बच्चे इस डिग्गी में डूब गए। तीनों बच्चों की मौत। बीकानेर के पूगल की यह घटना। दौसा जीतू बरोदा हत्याकांड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। तीनों आरोपी हत्याकांड के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। तो जीतू बरोदा हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी और ये तीनों आरोपी ही मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पूरी जानकारी अभी आना बाकी है। क्या कुछ जानकारी ये पुलिस को देते हैं। और अब बात करते हैं बूंदी के हाजी मुन्ना अब्बासी की, जो मुस्लिम होते हुए भी फजर की नमाज के बाद नियमित रूप से शीतला माता मंदिर पहुंचकर मंदिर की साफ सफाई करते हैं। साथ ही शीतला माता को स्नान भी करवाते हैं। और खास बात यह है कि उनके इस काम की इलाके के सभी लोग खुले दिल से तारीफ करते हैं। लड़खड़ाते कदमों से मंदिरों की सीढ़ियां उतर रहे ये 80 साल के हाजी मुन्ना अब्बासी हैं। अब्बासी मुस्लिम हैं, लिहाजा उन्हें मंदिर में देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। और जब उनके मंदिर आने की वजह लोग जानते हैं तो सबके सब उनके मुरीद हो जाते हैं। आपको बता दें, पिछले 25 सालों से हाजी मुन्ना अब्बासी रोजाना फजर की नमाज के बाद केशवराय पाटन के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर की साफ सफाई के साथ देवी देवताओं को स्नान कराते हैं। अब यहाँ से सेवा करता हूँ मैं 7 बजे 8 बजे आ जाता हूँ, तो 10-11 बजे तक 12 बजे तक रहता हूँ। पट बंद हो जाते हैं, चल जाते हैं। कोई माँ बहन है, आदमी पुरुष जो भी है वो मुझे पैसे देते हैं और उनसे कोई 20 रुपये देता है, कोई 10 रुपये देता है। अब्बासी का कहना है कि वो अपने परिवार को चिकन पॉक्स और दूसरी बीमारियों से बचाने के लिए शीतला माता मंदिर में साफ सफाई का काम करते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालु उन्हें जो कुछ भी देते हैं उन्हीं से उनका घर चलता है। उनके इस काम पर आसपास के लोग बेहद खुश हैं। यहाँ के लोग उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अब्बासी एक मिसाल की तरह हैं। मुन्ना अब्बासी जो समाज से भिजती है, लेकिन वो हमारे 50 सालों से विगत शीतला माता की हमेशा सुबह जाके स्नान करवाता है। कांग्रेस पर गजेंद्र सिंह शेखावत का हमला। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। तीनों बाहरी प्रत्याशियों को लेकर ये प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान है। भाजपा दूसरा प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी का अपना निर्णय है, उनकी पार्टी ने अपने विवेक से निर्णय किया होगा, लेकिन निश्चित ही राजस्थान की जनता और राजस्थान के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और अधिकार पर कुठाराघात। अगर भाजपा का दूसरा प्रत्याशी उतारेगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दूसरा प्रत्याशी उतारेगी और जीतेगी भी। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में न्यूज 18 की मिशन पानी मुहिम ने जल और स्वच्छता सुरक्षा पर प्रस्तावना पेश कर नई लकीर खींची है। इस मुहिम की ग्लोबल लीडर्स ने सराहना की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Water is a very big issue. It started from local, now it has become global, and use and reuse of water is a very important. And sanitation water can be reused. That is the real boon which has been given by the Creator, where water can be purified and reused. And the way this shortage of water is seen in other places, reusing of sanitation water is a very, very essential thing. Karnataka will be forefront in this. And I appreciate CNBC taking up this and coming out methodically with a preamble which is highly motivating. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।